हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर का है, जहाँ पे हमने वीडियो जो स्टॉप की थी उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कार्नोट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर एंड न्यूमेरिकल ऑन द कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, हमने जैसे कि हमारी लास्ट क्लास के अंदर कार्नोट हीट इंजन कर चुके थे। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पॉसिबिलिटी है जिनके आने की, वो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, आप उनकी सीक्वेंस जो है वो 2-3 जितने भी मैंने न्यूमेरिकल करवा रखे हैं इसमें, ठीक है, उसके बेस पे कर लोगे तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक टॉपिक हमारा है कार्नोट इंजन एज ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब हमने ये तो लिया था कि जो कार्नोट हीट इंजन है वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस पे होती है। ठीक है, तो हमने उसकी फॉरवर्ड साइकिल तो ले ली थी। ठीक है, फॉरवर्ड साइकिल तो ले ली थी कि पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन आपका हो गया था। ठीक है, ये आपकी क्या थी? फॉरवर्ड साइकिल थी। ठीक है, अब जब हम उस साइकिल को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि रिवर्स में, क्योंकि ये रिवर्स भी चलती है हमारी। ठीक है, तो जब हम उसको रिवर्स करते हैं, कार्नोट हीट इंजन को रिवर्स साइकिल के अंदर लेके जाते हैं, तो वो कार्नोट हीट इंजन आपका किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? एज ए रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी सारी प्रोसेस देखनी है हमें कि कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके अंदर। हम एक तो ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, कार्नोट हीट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, जो कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का करना चाहो तो सेकेंड ईयर का, अदरवाइज 11th क्लास के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, उसमें भी आपका कार्नोट हीट इंजन आता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वहां से। अब हम करते हैं इसके अंदर कार्नोट इंजन एज ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, पहले तो जो हम हीट को एब्जॉर्ब करते थे, ठीक है, वो हम कहाँ से लेते थे? सोर्स से लेते थे। ठीक है, सोर्स से लेने के बाद हमने उसके ऊपर वर्क डन करवाया। ठीक है, वर्क डन करवाने के बाद जब हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया था, तो हमने उस हीट को कहाँ रिजेक्ट करा था? सिंक के ऊपर किया था। ठीक है, और टोटल वर्क डन भी हमने इन्हीं दोनों से बताया था, जो आपके आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन था, उन दोनों से बताया था। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है हमें? अब हमें उसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स का मतलब क्या है कि आपको अब जो हीट लेनी है, एब्जॉर्ब करनी है, वो कहाँ से करनी होगी? लो टेम्परेचर से करनी होगी, इसका मतलब सिंक से करनी होगी। ठीक है, उसके ऊपर वर्क डन होगा, और जो हीट रिजेक्ट हुई है वो किसको करनी होगी? आपको सोर्स को करनी होगी। सिंक से एब्जॉर्ब करके सोर्स को, हीट को रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे कि उसकी रिवर्स प्रोसेस को बता पाएंगे, है ना। तो इसके अंदर हम यही बताएंगे कि जब जो हमारा कार्नोट इंजन है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगता है, तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, और इसके अंदर हम Q2 यानी कि हमारा जो सिंक है उससे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वर्क डन करवाते हैं, और जो Q1 अमाउंट की हीट है उसको सोर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी? इसके अंदर प्रोसेस रहेगी। इसके अंदर होता है, तो हमें इसमें भी तो क्या निकालनी होगी? एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो जो लास्ट एफिशिएंसी थी वो आपने किसकी उसमें बताई थी? कितनी आपने हीट उसको दी थी और कितना उसने वर्क डन करवाया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो वो एफिशिएंसी है वहां पे तो नीचा था, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर की, वो किसकी फॉर्म में दी जाएगी? आपकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे दी जाएगी। ठीक है, कि उसने कितना एब्जॉर्ब किया, फिर कितना वर्क डन किया।
ठीक है, ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब करी और एब्जॉर्ब करने के बाद कितना वर्क डन उसने उसके बेस पे कर दिया। ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और एफिशिएंसी जो कार्नोट हीट इंजन की थी उसको हमने मीटर से किया था। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा K इज इक्वल टू Q2/W और W तो आपका वही वर्क डन तो रहेगा ही। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा Q1 माइनस में Q2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है आपका वो कितना हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q2 अपॉन में Q1 माइनस में Q2। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आपका कार्नोट हीट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। के लिए स्टूडेंट्स देखो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, इसके अंदर ध्यान देना हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमने दो फॉर्मूले इसके अंदर पढ़े हैं। ठीक है, एक तो हमारा एफिशिएंसी निकालने का हीट इंजन का और एक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हीट इंजन के लिए जो हमने एफिशिएंसी का पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 1 माइनस में Q2/Q1 जो है वो आपका मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, वहां पे हमने ये भी देखा था कि जो Q1/Q2 है वो आपका T1/T2 के इक्वल आया था। इसका मतलब जो हीट है और जो टेम्परेचर है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, तो यानी कि Q2/Q1 है वो आपका T2/T1 के इक्वल आया था वहां से। ठीक है, अब हमें एफिशिएंसी ही निकालनी है। अब हमें ये देखना है कि उसने हीट से रिलेटेड चीजें हमें अवेलेबल करवा रखी हैं या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड। अगर टेम्परेचर से रिलेटेड है तो ध्यान रहे स्टूडेंट, टेम्परेचर केल्विन में लेके चलना है आपको। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द स्टीम टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस। यानी कि इसने दो टेम्परेचर दे दिए ना, एक तो स्टीम टेम्परेचर बॉयल किस टाइम पे होता है और एक मेल्टिंग वाला। ठीक है, तो बॉयल यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका एक टेम्परेचर तो, और एक टेम्परेचर कितना हो गया आपका लो टेम्परेचर हो गया कौन सा, मेल्टिंग आइस का, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना। तो दोनों टेम्परेचर आपके पास हो गए। आपको पता है कि जो आपका सोर्स होता है वो आपका हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि उसको तो आपको बॉइलिंग वाला स्टीम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक है, और T2 क्या होता है आपका लो टेम्परेचर होता है। सिंक का टेम्परेचर हमारा कम होता है ना, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं वो वाला होता है, तो उसका टेम्परेचर आपका कम होता है। ठीक है वो कूल होता है, तो इसीलिए क्या होता है वहां पे ये वाला जो टेम्परेचर है उसको किसको असाइन कर देंगे, T2 को कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो आपका एफिशिएंसी निकालना इजी हो गया ना, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है अब कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। दोनों वैल्यूज को आप वहां पे पुट कर दोगे। ठीक है, देखो कैसे करना है, ये आपका है कि T1 इज इक्वल टू आपका 100 डिग्री सेल्सियस, T2 आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने क्या कर दिया 273 ऐड करके हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये था, हमने इसको सॉल्व कर लिया और परसेंटेज में बतानी है आपको कि कितनी एफिशिएंसी उसकी हुई, तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया 26.8%। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, उसकी हीट इंजन की एफिशिएंसी आपकी कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, एक तो आपका ये फॉर्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म पे चलिए। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कि इन कार्नोट साइकिल T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन, T2 300 केल्विन है, दोनों टेम्परेचर दे दिए। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं 500 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय गैस। ठीक है, इतनी कैलोरी एब्जॉर्ब करी गई है हीट। ठीक है, इतनी हीट एब्जॉर्ब करी गई है उसके द्वारा। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ से लिया उसने, सोर्स से लिया ना। ठीक है, इसका मतलब जो सोर्स के ड्यूरेशन के ऊपर आपका होगा, ठीक है, उस टाइम पे आप इस हीट को लोगे। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है, पहला इसके अंदर वर्क डन निकालना है आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन की ड्यूरेशन पे। नेक्स्ट आपको हीट रिजेक्ट बतानी है कि सिंक को कितनी गई, यानी कि Q2 को बतानी है। ठीक है, उसके बाद
वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन, आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन के टाइम पे कितना वर्क डन हुआ उसको भी इवेलुएट करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले तो वो चीजें लिख लेते हैं जो हमें पता है। ठीक है, देखो पता क्या क्या है, एक तो इतना ही जिसने एब्जॉर्ब कर रखा है कहाँ से, Q1 से, तो Q1 की कितनी होगी आपकी 500 कैलोरीज हो गई। ठीक है, और दूसरा हमें ये दोनों टेम्परेचर भी पता है, T1 का और T2 का टेम्परेचर, तो हम इसको लिख लेंगे कि हमारा जो T1 है और T2 है वो हमारे क्या हो गए, ये हो गए, और हीट एब्जॉर्ब इसने इतनी कैलोरी कर रखी है। ठीक है, अब हम स्टेप टू स्टेप हमारे ये तीनों पार्ट्स जो हमें करने थे, ठीक है, इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या है, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर तो वो कांस्टेंट ही रह गया वहां पे। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारी जितनी हीट थी उतनी ही क्या हो गया वहां पे वर्क डन हो गया। ठीक है, जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रखी थी उतना ही क्या हो गया, वर्क डन हो गया। लेकिन ये कह रहा है वर्क डन तो हमारा जूल में होता है, तो जूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये कैलोरी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी 1 कैलोरी किसके इक्वल, वो जूल किसके इक्वल होती है, 1 जूल 4.2 जूल बाई कैलोरी की इक्वल होती है। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, हमारी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलोरी से कैलोरी कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ जूल के अंदर हमारा रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हमने क्या किया, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, ये 500 इंटू 500 कैलोरीज थी ना, तो 500 कैलोरीज को 4.2 जूल बाई कैलोरी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि कैंसिल आउट ये हो जाए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2100 आपका आ गया और जूल ये हो गया। ठीक है, तो हमारा वर्क डन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कहता है हीट रिजेक्टेड बाय गैस टू द सिंक। अब आपने कितनी हीट रिजेक्ट करी है सिंक को, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो कितनी हीट रिजेक्ट करी है, यानी कि आपको Q2 बताना है। आपको पता है आपके पास Q1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, T1 T2 और Q1 दोनों की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो कितनी हीट उसने रिजेक्ट करी, तो Q1 Q2 की आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपके पास फॉर्मूला था ना कि Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, और तीन क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल है, तो क्या लास्ट फोर्थ वन वहां से कैलकुलेट नहीं हो सकती है, तो हम वहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है वो ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ से Q1 T2 T1 ये तीनों हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हम इनको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 375 कैलोरीज वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पार्ट। हमें क्या करना है यहाँ पे, वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन। अब हमें आइसोथर्मल कंप्रेशन के बेस पे बताना होगा। कंप्रेशन के लिए कौन सा हो गया आपका, यानी कि वहां पे Q2 हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, Q2 अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो तो हमने अभी कैलकुलेट करी है, और वो भी किसमें थी, कैलोरी में। तो सिमिलरली जिससे आपने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही इसका वर्क डन भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो जितना वर्क डन होगा उतनी जितनी हीट एब्जॉर्ब करी होगी इसने। ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से होती है इसके अंदर, सिंक पे से, मतलब वो जो हीट है वो वहां पे हो गई। ठीक है, तो वो हमने हीट कौन सी लेनी है, जो हमारी Q2 वाली है, जो कि उतनी कैलोरी के अंदर थी, उस कैलोरी को हमें क्या करना है, अगेन उसमें कन्वर्ट करना था, तो हम उसको क्या करेंगे, ये वाला जो है जूल के अंदर कन्वर्ट करके बता देंगे कि भाई इतना वर्क डन उसने इतना जूल का कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे तीन टाइप के इसके अंदर ये थे, ये वाला हो गया। एक लास्ट में वो न्यूमेरिकल आपका देखिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल काफी टाइम आ चुका है। ठीक है, इस फॉर्म का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, तो आप एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये क्या है आपका, रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/5 ऑफ द हीट इनपुट इनटू द वर्क। ठीक है, रिवर्सिबल हीट इंजन जो है वो 1/5 आपका हीट को इनपुट जो है उसको कन्वर्ट करता है वर्क के अंदर। ठीक है, when the temperature of the sink is reduced by 50%, 50 डिग्री सेल्सियस,
जब आप टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस करते हो, इट्स एफिशिएंसी इज डबल, उसकी एफिशिएंसी हमें 2 टाइम्स कर देनी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक, आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या कह रहा है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, वो कन्वर्ट करता है 1/5 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क, ठीक है। यानी कि इतनी उसकी क्या है वहां पे एफिशिएंसी दे रखी है उसने कि इतना काम कर रहा है वो, उसकी एफिशिएंसी इतनी है 1/5। तो T1 माइनस में T2/T1 1/5 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम T2/T1 को निकाल सकते हैं। कितना हो गया, 1 - 1/5 जो कि 4/5 के इक्वल हो गया। तो एक टेम्परेचर दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड हो गया, तो ये T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5 इंटू T1 हो गया। इतना तो क्लियर है। अब आगे इसने ये कहा है कि जो सिंक का टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर कौन सा होता है बच्चे, लो टेम्परेचर वाला, यानी कि T2 टेम्परेचर है। कह रहा है T2 टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से। तो यानी कि हमारा T2 को हमें क्या लिखना है, T2 माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस लेना है। लेकिन जब हम T2 को T2 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, उस टाइम पे कह रहा है कि एफिशिएंसी आपकी डबल हो रही है। अभी 1/5 थी, तो डबल होने के बाद कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है तब हो गया, तब आपको क्या निकालना है, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू टेम्परेचर है सिंक का, वो T2 माइनस में 50 केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये कहता है अगर इतना हो गया पूरा का पूरा, तो आपका ये जो न्यू एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई आपकी, एक बार इसको डिग्री सेल्सियस में लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है। तो एफिशिएंसी, न्यू एफिशिएंसी ट्वाइस टाइम आपके पहले की एफिशिएंसी है, यानी कि 2/5 हो गया। और ये कितना हो गया, 1 माइनस में T2 माइनस में 50/T1, ठीक है पूरा, ठीक है। इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये वहां से जो 1 था इसको इधर लेके आ गए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। तो T2 माइनस में 50/T1 इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया आपका पूरा, उसको केल्विन में ही कर लेना, ठीक है। तो ये T2 माइनस में 50 इज इक्वल टू 3/5 T1, और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, T2 और T1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 250 केल्विन और 200 केल्विन के अंदर आ गई। जस्ट आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो T1 और, जब आपके पास दो पैरामीटर्स हो गए, आप इनको सॉल्व करके T1 और T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इनके बेस पे ही आपके क्या आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये 3 जो टाइप मैंने करवाए हैं, ठीक है, इन्हीं के बेस पे आपके न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पॉसिबिलिटी है आने की। तो होप आप इनको करके जाओगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।